हेलो एवरीवन, सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मेरी स्थिति दिख रही है, इससे पता चलता है कि ठंड की स्तर कितनी बढ़ चुकी है और पूरी तरीके से अपने चपेट में सभी को ले चुकी है। लेकिन हमारे अंदर बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी पीछे हटने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जैसी भी परिस्थिति हो उसमें हमें सामना करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने 1500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो हिस्ट्री का एमसीक्यू कर रहे थे हम लोग, 1500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के दो सेट्स हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आज बारी है हमारे तीसरे सेट की, जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के माध्यम से हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे और एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होंगे। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आशा करता हूं कि लास्ट 2 लेक्चर्स जो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियोस में, तो 2 सेट हो चुके हैं, उनके क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। हम अगला आपका लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, अगला सेट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आगे कभी एग्जाम में आपसे अगर प्रश्न पूछा भी गया हुआ है इस प्रश्न को लेके कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका चल रहा था, उस दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे, ठीक है ना। प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे, जो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शन द्वारा किया गया था। वे भारत कब पहुंचे थे? तो इस समय वगैरह पूछ लिया जाता आपसे, तो याद रखिएगा नवंबर 1921 में वो आए थे, ठीक है ना। और उनका आम हड़ताल और प्रदर्शन से स्वागत क्यों किया गया? ऐसा इसलिए क्योंकि उसी के पहले आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका असहयोग आंदोलन वगैरह था वो किस लिए किया गया था। तो कई सारे उसके पीछे रीजन थे। जैसे आपको याद होगा कि रौलट एक्ट आया हुआ था उसी समय, ठीक है ना, जिसमें आप समझ सकते हैं कि किसी को बिना पकड़े जेल में डाल दो। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि आप सरकार के लोगों के खिलाफ ऐसा कोई रणनीति बना रहे हैं या ऐसा कोई प्रदर्शन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें कई सारे प्रावधान थे रौलट एक्ट में, ठीक है ना। तो उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा, उसी समय आपका उसी आसपास जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि आपका क्या था, बहुत सारे इसके बहुत बड़ा रीजन था जो असहयोग आंदोलन का था, खिलाफत मूवमेंट था। तो इन सब कारणों की वजह से आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, असहयोग खिलाफत वगैरह। तो वही सब गुस्सा था, रोष था, उसी के कारण इनका क्या हुआ था, हड़ताल और क्या कहते हैं प्रोटेस्ट के माध्यम से इनका हड़ताल किया गया, सारी चीजें हुई। मतलब एक तरीके से पहले आते थे पुलिस ऑफिसर्स, भाई अच्छे जोरदार स्वागत हुआ करता था, लेकिन इस बार जब आए देखे तो पूरी सड़कें एकदम सन्नाटा, पूरा हड़ताल ही हड़ताल चारों तरफ। तो वही यहाँ पूछा गया, तो आए कब थे? याद में रखिएगा नवंबर 1921 में, ठीक है ना। फिर वहीं पे देखिए उसी समय ही आपका, उसी के आसपास ही उसके आगे की घटना है, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक घटना आपको अच्छे तरीके से याद होगा। तो चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कितने पुलिसकर्मी मारे गए? 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो इस घटना के बाद ही गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो यही था आपका कौन सा आंदोलन? आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। वही असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। भाई उन्होंने कहा था सब अहिंसात्मक मोड में सारा आंदोलन करना, मारपीट झगड़ा लड़ाई करके मत करना। लेकिन यहाँ पे क्या घटना घट गई थी कि हुआ क्या था कि भाई कुछ लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पे, वहां पे जो इनका लीडर था, उस लीडर को पुलिस ने गोली मार दी। तो जब लीडर आपके गोली मार दी गई, तो जो यहाँ पे पूरी लोग उसके साथ, लीडर के साथ सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो पूरा गुस्सा गए और पुलिस वालों को खदेड़ लिया। फिर बाकी जो भाग सके, बाकी जो थाने में इन्होंने पहुंच के क्या कर दिया, आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। तो भाई जब इतना बड़ा कांड हो गया, तो फिर गांधी जी ने कहे कि जो मेरा मतलब जो मैं जिस आधार पे आंदोलन को दिशा दे रहा था, तुम लोग दिशा को ही मोड़ दिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, वापस आंदोलन को वापस ले लिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन कभी बने एग्जाम में आ जाए, ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में क्या किया था, एक कानून बनाया था, ठीक है ना।
उस कानून का क्या नाम था? पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ठीक है ना, पब्लिक सेफ्टी एक्ट नवा कानून कब बना? तो 1929 में, या 1929 में इस मजदूर संगठन को गतिविधियों के जो अंकुश लगाने के काम था, और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट जो समझे जाते थे उनके लिए एक बिल लाया गया था 1929 में। वो क्या था? कानून था पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1859 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? ये आपसे पूछ सकते हैं। तो ये संथाल विद्रोह आपका कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। 1855 से लेके 1856 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद आपका 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन, ठीक है ना, उदारवादी ट्रेड यूनियन के नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC जिसको कहते हैं, अलग होकर, AITU से अलग होकर MN जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया था? तो ध्यान में रखिएगा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई थी, जो AITU से अलग होकर नेताओं ने किया था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए थे? ये बड़ा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्या था ये? सूरत अधिवेशन। ठीक है ना, जो सूरत अधिवेशन, सूरत का सेशन हुआ था 1907 में, यहां पे कांग्रेस के जो दो नेता, दो दल, एक तरीके से आपका दो विचारधाराएं उत्पन्न हो गई थी। एक था आपका एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा और एक थी आपकी मॉडरेट विचारधारा। एक्सट्रीमिस्ट मतलब था आपका, क्या कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट को? उग्रवादी, हिंदी में इसको बोलते हैं, और आपका मॉडरेट को बोलते हैं उदारवादी। तो उग्रवादी यही थे कि भाई उनका मानना था कि अब बहुत हुआ सम्मान, कि अब प्यार से ये लोग मानने वाले नहीं ब्रिटिश वाले, अब हम लोग पिटीशन और एप्लीकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे हम लोग नहीं पा सकते हैं आज़ादी, तो हमें अब अपना रुख बदलना होगा। ठीक है ना, लेकिन मॉडरेट वालों का जो रुख था वही पुराने ढर्रे पे चलने वाला रुख था। इसीलिए क्या हुआ, सूरत यहाँ पे भिड़ाई हो गया, भिड़ंत हो गई दोनों को आपसी विचारधारा को लेके। ठीक है ना, तो फिर फाइनली सूरत अधिवेशन में ही क्या कर दिया गया, दोनों लोग अपने अपने विचारों के आधार पे अलग हो गए, दोनों दल अलग हो गए। काम ये करेंगे कांग्रेस के अंदर में रह के ही, लेकिन दोनों का अलग अलग विचारधाराएं हो गई। तो ये आपके जो क्या कहते हैं उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, इनको लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, और आपके मॉडरेट को लीड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना, तो ये लोग अपनी विचारधाराओं के आधार पर अलग हो गए, इसी को सूरत स्प्लिट कहते हैं। और फिर आगे चल के मिल भी जाते हैं, उसका भी प्रश्न बनता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड कुछ आपसे पूछा जा रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। अशांति जो फैली थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, तो एक आयोग का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू। ध्यान में रखिएगा, कभी पूछ ले एग्जाम में। 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका? ये बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रास बिहारी बोस ने बम फेंका। जब ये चांदनी चौक से इनका पूरा लाव लश्कर के साथ निकल रहे थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक इसको क्या कहते हैं बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, हार्डिंग बम कांड के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसको लीड, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, इन्हीं के मास्टरमाइंड कौन थे? आपके रास बिहारी बोस। तो इसमें कई सारे इनके दोस्त वगैरह पकड़े गए, उनको फांसी वगैरह भी हो गई। रास बिहारी बोस तो निकल लिए जापान वहीं से ही, तो ये तो बेचारे बच गए, तो लेकिन बाकी लोग पकड़े गए। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग भी बच गया था, थोड़ा बहुत चोट आई थी, बाकी हाथी महावत वगैरह सब मर गए थे उसमें, लेकिन ये जनरल साहब बच गए थे, गवर्नर जनरल साहब। ठीक है ना, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? रास बिहारी बोस ने।
1912 में जब आपका 11-12 में दिल्ली का दरबार लगा था, तो उसी समय उन्हीं का काफिला वगैरह निकल रहा था वहां से। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है ना, तो भारत के वायसराय थे उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है ना, आप अक्सर देखे भी होंगे जो आपका एक्ट आया था 1919 का एक्ट आया था, तो क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट उसको कहते थे। मॉन्टेग्यू उस समय क्या थे, आपके सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे, आपके गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए काम का हो सकता है। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो, या डू और डाई का नारा दिया? तो वो था आपका, अक्सर पूछा गया है, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942, डेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है ना, क्वेश्चन कभी पूछ ले कि जो आपका इंडिया को इंडिया मूवमेंट था उस समय कौन थे अध्यक्ष कांग्रेस के, तो ध्यान रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया? तो कौन थे वो? बख्त खान। ठीक है ना, बख्त खान आपके वास्तविक नेतृत्व, मतलब इनको सारा मतलब एक एक्टिव रोल इन्होंने प्ले किया। बाकी हम लोगों ने बहादुर शाह जफर को क्या किया था, अपना भारत का सम्राट घोषित किया था, अपना मेन लीडर घोषित किया था। लेकिन बख्त खान ने पूरी, भाई अभी 75-76 साल की उम्र थी इनकी, तो भाई कहाँ से एकदम एक्टिव रोल पार्टिसिपेट कर पाते? तो बख्त खान ने पूरा सैनिक वाला काम, पूरा लीडरशिप कैसे नेतृत्व करना है, तो वो बख्त खान ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है रहेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? भाई सभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है प्रथम अंग्रेज। अपने यहाँ के तो बहुत सारे लोग थे, तो प्रथम आपके अंग्रेज थे ये जॉर्ज यूले। अक्सर पूछा जाता है जॉर्ज यूले, YULE। ठीक, जॉर्ज यूले जो 1888 की इलाहाबाद का जो अधिवेशन सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूले नाम मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक तुरंत प्रश्न बन जाता है कि आपका प्रथम अंग्रेज कौन थे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी बड़ा पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी हुई थी? कई सारे कांड तो बहुत किए थे, तो बम, किसी के ऊपर बम फेंके, किसी की हत्या किए, तो कई सारे केसेस थे। तो लेकिन किस केस में उनको फांसी का सजा सुनाया गया था? तो जो लाहौर षड्यंत्र केस था उसमें इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी, और उसके बाद फिर क्या हुआ, इटली सरकार ने हमारे यहाँ हमको आज़ादी देने का प्रस्ताव वगैरह वहां पे पारित किया, फिर आके हम लोग फाइनली आज़ाद हुए यहाँ पे। ठीक है ना, तो किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? तो ये था आपका चंपारण आंदोलन के दौरान, जब वहां से आए साउथ अफ्रीका से, तो चंपारण वगैरह से स्टार्ट किया अपना मूवमेंट वगैरह। फिर इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना वस्त्र वगैरह त्याग के पूरा तरीके से लोगों के लिए आंदोलन में उतर पड़े, तो लोगों ने इनको महात्मा कह के बुलाया। ठीक है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये है आपका उत्तर क्या होगा, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अभी जो ऊपर आपका हुआ था उसका गठन, तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ध्यान में रखिएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है ना, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर
किसने महात्मा गांधी को पत्र लिख के कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, यह निष्ठुर क्या है, बर्बादी है? तो वो आपके थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा भैया ये निष्ठुर बर्बादी है, आप विदेशी वस्त्रों को न चलाएं। जबकि असहयोग आंदोलन में ही किया गया था, भाई हम पूरी तरीके से नॉन कोऑपरेट करेंगे, आपको विदेशी वस्त्रों को जलाएंगे, अपना देसी को अपनाएंगे, ये सब सारी चीजें थी। तो उसको इन्होंने निष्ठुर बर्बादी बोला था। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो वो थे आपके मंगल पांडे, जो 34वीं इन्फेंट्री को लीड मतलब उसी के सैनिक थे। 34वीं इन्फेंट्री भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, किस नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे? तो 34वीं इन्फेंट्री के यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई वही उस समय कई सारी अफवाहें वगैरह थी कि जो आपका कार्टस था उसका राइफल का वो मांस से, गाय के सुअर के मांसों से बनाया गया है, बोन्स में जो आपकी क्या कहते हैं, आपके जो आटा है उसमें जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। तो कई सारे उसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए कई सारे अफवाहें उड़ती थी, और सच्चाई भी उनका कुछ पता नहीं है क्या था, सच्चाई कैसी क्या। तो ये सब इससे क्या हुआ कि हिंदुओं और मुस्लिमों की भावनाओं को बहुत ज्यादा आहत हुई। भाई मंगल पांडे ब्राह्मण परिवार से आते हुए इंसान, तो इनको भी भाई बड़ा गुस्सा आया, सारी चीज हुआ। तो इन्होंने फिर क्या किया, विद्रोह स्टार्ट कर दिया, कई सारे अफसरों को इन्होंने मार दिया वहां पे। तो फिर फाइनली इनको पकड़ा गया, इनको फांसी की सजा सुनाई गई और इनको फांसी हुई। तो ये जगह भी आपसे पूछ लेते कहां पर, तो ये बंगाल में बैरकपुर। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी AITUC की बात हुई थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये ध्यान में रखिएगा 1920 में। ठीक है ना, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके MN रॉय। ठीक है ना, MN रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 में। ठीक है ना, जो भारत सेवक समाज था आपका, इसकी स्थापना किसने किया? तो आपके एग्जाम में कभी पूछे तो किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक, और कब किया था? 1905 में, ये ध्यान में रखिएगा, 1905 में किया था गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन, माइक को मैं उठा लेता हूं। चलिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? तो ये ध्यान में जरूरी है, पहली राजधानी हमारी कहां हुआ करती थी? 1911 से पहले कोलकाता यानी कलकत्ता। फिर उसके बाद क्या कर दिया गया, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया 1911 में। फिर 1912 में दिल्ली दरबार वगैरह लगा, फिर वहां पे जनगण मनगढ़ वगैरह गाया गया। तो ये सब सारी चीजें आपको तो पता ही होंगी। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो ये ध्यान में रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पहले में भी नहीं लिया और तीसरे में भी नहीं लिया, दूसरे में लिया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, मतलब प्रोफेट थे? तो ये थी लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर। ठीक है ना, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधनी सभा का प्रारंभ किसने किया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। ठीक है ना, बाद में जाके ब्रह्म समाज वगैरह में मिल जाती है। फिर उसके बाद भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो DK कार्वे ने किया था, और यह कब किया था? 1916 में। ध्यान में रखिएगा। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन थी? ठीक, तो ये थी आपकी दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है ना, दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया थी पहली समाचार एजेंसी। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत की शैक्षणिक नीति में
फिल्ट्रेशन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत जो थ्योरी थी, इसके प्रतिपादक कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा, मैकाले को इसको प्रतिपादक करने का श्रेय आता है। ठीक है ना। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद किसने विभाजित किया था? तो ये थे आपके आरसी दत्त ने। ठीक है ना। आरसी दत्त ने इसको डिवाइड किया था 4 भागों में, व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार, औद्योगिक पूंजीवाद एवं वित्तीय पूंजीवाद। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? और वो क्या थे? एक इंजीनियर थे। ठीक है ना। विश्व इंजीनियरिंग दिवस जो बनाया जाता है, यम विश्वेश्वरैया थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? तो वो थे आपके श्री नारायण गुरु ने दिया था। ठीक है ना। चलिए कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके संबंध में किसने विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एक अल्पकालिक था। तो वो थे भैया एसएन सेन। ठीक है ना। एसएन सेन ने कहा था कि जो 1857 का मेरठ से उठा था आपका क्रांतिकारी आंदोलन, वो जस्ट लाइक क्या था? एक आंधी की भांति, गर्मी में जैसे एक लू वाली आंधी आती है, होते ही फिर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, छोटे समय के लिए होता है। तो उसी तरीके से इन्होंने उसको कोट किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। बंगाल विभाजन के स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो वो था आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। जब बंगाल के विभाजन की घोषणा हो गई तो फिर स्वदेशी आंदोलन लॉन्च किया गया कि हम सारी चीजों को, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, देसी वस्तुओं को अपनाएंगे। लार्ज लेवल पे सड़कों पे उतरे, काफी लंबा प्रोटेस्ट चला पैन इंडिया। मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम कब आवाज उठाई थी? तो 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन, जो कि कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है ना। जून 1922 की बात है, जिसमें गठित किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन जाति समिति। ठीक है ना। सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमेटी। उसका अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान में रखिएगा, हकीम अजमल खान। ठीक है ना। मेरी नीति, जब से भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह किसका कथन है? ठीक है ना। मेरी नीति, जब से भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, तो ये किसने बोला था? आपका लॉर्ड कर्जन ने, जिसने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है ना। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति यानी पैट्रोनिज्म इन लोकोमोशन शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ था, जिसको कहा गया थे चक्कर लगाने वाली देशभक्ति। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो आज के सेट में हमने कवर किया, जो आपका क्या था? ये सेट 3। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम किस में करेंगे? सेट 4। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी रहेगा, क्योंकि बहुत सारा ज्यादा हो जाएगा, कुछ चीजें ऊपर से उठने लगेंगी। तो इतना आशा करता हूं। अब बाकी ये आप सेट 3 को करा ही दिया हूं, इसको अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। बाकी सेट 1 और सेट 2 भी कर लीजिए। फिर जब ये तीनों आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा तो आगे के लिए आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है ना। 1-2 सेट में पूरा 1500 क्वेश्चन आपके आगे आने वाले समय में कवर हो जाएंगे। आशा करता हूँ सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है ना। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और बाकी जो चीज़ें बैक टू बैक आ रही हैं आपके थ्योरेटिकल पोर्शन वाली, हिस्ट्री एंड पॉलिटी अभी फिलहाल मैं कवर कर रहा हूँ, तो उसको भी देखते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और खुश रहिए। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।